Hello everyone, today we are going to discuss some problem which is based on electricity. Some problem are based on light, some problem is based on magnetic field. Now we are going to discuss the first problem which is based on magnetic field. The question is written here. What it is saying? Two infinitely long insulated wires are kept perpendicular to each other. मतलब दो insulated infinitely long wire आपके रखे गए हैं, ठीक है. दे कैरी करंट I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ठीक है. एक में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट की वैल्यू है I1 है, और सेकेंड वायर जिसमें करंट की वैल्यू है I2 है, ठीक है. I2 की वैल्यू दी गई है. हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P. इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है. किसकी वजह से? इस फर्स्ट वायर की वजह से, ठीक है. ये जो हमारा फर्स्ट वायर है, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना है. इस I2 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताना है, और सम कर देना है, ठीक है. तो हमें फाइनली पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक. फिर हमें उसका डायरेक्शन भी बताना है. तो चलिए हम देखते हैं. हमें पता है कैसे. देखिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. देखिए हमें पता है कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ की वायर हो, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ की वायर हो और उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट P पर, तो इसके दोनों एंड को जो इसके दोनों एंड है, अगर हम इसको पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं, जिसमें एक एंगल अल्फ़ा बनता है और दूसरा एंगल बीटा बनता है, ठीक है. तो इस वायर की वजह से, इस वायर में अगर करंट आपका I फ्लो कर रहा है, तो किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू, वो होता है म्यून अपान 4 पाई I अपान r ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है. फिर से बता रहे हैं, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से, ठीक है, r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी B, दैट इज इक्वल टू म्यू अपान 4 पाई I अपान r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है. म्यू यहाँ पर आपका म्यू अपान 4 पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7, ठीक है. 10 टू दी पावर -7 हम इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है. I आपका करंट हो गया, R आपका डिस्टेंस हो गया इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, साइन अल्फ़ा और बीटा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कौन सी एंगल है, तो वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, तो देखते हैं कितना आएगा. चलिए अब देखिए, अगर हमारा इफ़ वायर एज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ़ वायर एज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यदि वायर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का होगा, अगर हमारा वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रही है अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों 90 डिग्री की हो जाएंगी. यानी अल्फ़ा भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और बीटा भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा. तो तब जब ये वायर फाइनाइट लेंथ का ना होकर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा. तो अगर हमारा वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, उस केस में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान r साइन 90 प्लस साइन 90, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन 90. अब हमें पता है ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान r, और साइन 90 की वैल्यू हो गई कितनी 1, यहाँ भी साइन 90 की वैल्यू हो गई 1. फिर इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान r, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 2, ठीक है.
तो फाइनली ये आ गया वायर इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर पर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, हमारे लिए भी एक करंट वायर था जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही थी, दूसरा वायर था जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही थी। तो देखते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I1 कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं I1, ये जो करंट है I1, देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड का यूज करेंगे। कैसे, अपने इस फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो मैंने ऐसे करंट के डायरेक्शन में रख दिया। ठीक है, और इस पाम को रखेंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फिंगर हमारी जो है, ये पूरी की पूरी फिंगर्स जो हैं ये डायरेक्ट करेंगी करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, पाम हमारा डायरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हमारा थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखिए करंट I1 कहाँ फ्लो कर रहा है, टॉप पर। करंट I1 जो फ्लो कर रहा है, ये देखिए हमारा करंट I1 फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ वर्टिकली, तो हम फिंगर को रखेंगे ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो राइट साइड में निकालना है, तो पाम को रखेंगे राइट साइड में। तो देखिए अगर हमने ऐसे रखा, ठीक है, पाम हमारा उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, इनटू द पेपर जा रहा है। अगर हम अपने फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रख दिए ऐसे, और पाम हमारा बताने लगा ये डायरेक्शन जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल ऐसे, तो हमारा जो थंब होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनटू द पेपर। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन I1 की वजह से हो गया इनटू द पेपर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 is perpendicular to the plane। ठीक है, और किधर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो होगा, लेकिन इनटू द पेपर होगा, या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इनटू द पेपर होगा। हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनटू द पेपर होगा। ठीक है, कैसा होगा, परपेंडिकुलर द प्लेन होगा और इनटू द पेपर होगा। ठीक है, इनटू द पेपर होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, कितना आएगा, तो B इक्वल टू μ0/4π। आई की वैल्यू कितनी दी गई थी, आई की वैल्यू दी गई थी 2 एम्पियर रख दीजिए, अपान डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में लिखेंगे तो 4 × 10⁻⁻² हो गया, इनटू कितना आता था, फिर कितना था फार्मूले में 2, μ0/4π। आई की वैल्यू हो गई ये, आर की वैल्यू हो गई ये, और 2 हमारा पहले से था, तो μ0/4π की वैल्यू हुई 10⁻⁻7 इंटू 2, यहाँ पर भी हो गया इंटू 2/4। अब 10⁻², देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻+2, तो 10⁻+2 हो गया। अब देखिए ये 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 10⁻⁵। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको लिखना है तो डायरेक्शन हो जाएगा Nm/Am। कैसे आया, आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि फोर्स होता है किसी चार्ज की वजह से QVB, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा F/Q × V। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन, Q हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि IT होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हो गया मीटर इंटू सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है,
ऐसे कट जाएगा तो फाइनली न्यूटन पर एम्पियर मीटर आएगा। वैसे आपको लर्न होना चाहिए, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे भी लर्न होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। अगर नहीं पता है तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई वो न्यूटन पर एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आया वो 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर आया, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इनटू द पेपर आएगी, जिसे हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग करंट I2। अब I2 की वजह से कितना होगा, देखिए अब हमें I2 की वजह से बताना है। I2 किस में फ्लो कर रहा है, इस वाले वायर में, जो ग्रीन कलर से बनाया गया है उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, इसकी वैल्यू जो है वो I2 है। अब इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायरेक्शन को देखेंगे। चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा होगा कितना, सेम फार्मूला B = μ0/4π I/r और इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गया, 90 हो गया, जो मैंने पहले बता दिया है। तो μ0/4π की वैल्यू ऑलरेडी 10⁻⁷। करंट की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.5 एम्पियर, तो मैंने 1.5 एम्पियर रख दिया। डिस्टेंस की वैल्यू दी गई थी 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की वैल्यू दी गई थी 3 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 सेंटीमीटर और उसको मीटर में बनाने के लिए मैंने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू हो गया 2, ठीक है। तो 10⁻⁷, 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आया 3/3, 10⁻⁻2 ऊपर गया तो 2 हो गया, ये कट गया। तो फाइनली यहाँ पर भी आया 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब सवाल आता है, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब क्वेश्चन आता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सेम राइट हैंड, हम इस राइट हैंड का यूज करेंगे, जो हमारा राइट हैंड है इसका यूज करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। कैसे, चलिए देखिए, इस बार करंट किधर फ्लो कर रही है, इधर, ठीक है। तो हमने अपने इस फिंगर को रख दिया करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालनी है, डाउनवर्ड में। देखिए नीचे पॉइंट P करंट से नीचे लाई कर रहा है, ये देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये करंट फ्लो हो रही है और पॉइंट P इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, सॉरी, जो करंट कैरिंग वायर है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर दिया, पाम को कर दिया जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और हमारा ये थंब जो है ये कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, इनटू द पेपर। यानी इस वायर की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द पेपर ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इनटू द पेपर कर दिया, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ वो इनटू द पेपर ही हुआ। इसको मैंने इससे दिखा दिया, ठीक है, इनटू द पेपर। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, I1 की वजह से भी और I2 की वजह से भी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल इक्वल टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा B ड्यू टू I1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा 10⁻⁻5 प्लस 10⁻⁻5, और फाइनली आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखिए फार्मूले के लिए, अब मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा μ0/4π I/r × 2।
डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड का यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में पाम को रखेंगे, और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, सॉरी, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या है? फाइंड फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन ए लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है, कोई चार्ज, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कह क्या रहा है। कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और ये एक लीनियर चार्ज है, लाइन चार्ज सिस्टम है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इसका मतलब कि 1 मीटर लेंथ पर लैम्डा चार्ज है। ठीक है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कि 1 मीटर पर कितना चार्ज, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज, यानी पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होता है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, यानी 1 मीटर क्यूब पर जितना चार्ज, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। फिलहाल यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया, यानी हमें ये बताया जा रहा है कि 1 मीटर पर कितना चार्ज है। तो अगर लैम्डा दिया गया है तो इट मीन कि 1 मीटर पर जो चार्ज की वैल्यू है लैम्डा है। ठीक है, तो फिलहाल इस चार्ज क्यू की वजह से, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से हमें इस लाइन चार्ज सिस्टम पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। अब देखिए बहुत लोगों का अप्रोच होता है कि वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में मैं बताऊं जो वो गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि ऐसे पॉइंट चार्ज क्यू लिया, ठीक है, यहाँ पर उनका लीनियर चार्ज सिस्टम रखा हुआ है ये, ठीक है, मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ यल है, ठीक है, यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, तो वो क्या करते हैं, पहले इस चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कितना चार्ज होगा, अगर 1 मीटर का लिए चार्ज इतना, तो टोटल चार्ज हो गया लैम्डा इंटू यल। ठीक है, और लैम्डा इंटू यल का हाफ करके सेंटर चार्ज मान के, ठीक है, लैम्डा इंटू यल को सेंटर चार्ज मानकर बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर ऐसे रख देते हैं लैम्डा एल। ठीक है, इस पॉइंट पर लैम्डा एल रख देते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ए प्लस एल बाई 2, और उसके बाद सीधा फार्मूला लगाते हैं कि एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में लैम्डा एल और अपान आर स्क्वायर, मतलब ए प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये अप्रोच करने का मन कर जाता है बहुत लोगों को, और जैसे ही वो ये अप्रोच लगाते हैं, जैसे ही वो ये अप्रोच फॉलो करते हैं, उनका प्रॉब्लम तुरंत रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही उन्होंने ये अप्रोच फॉलो किया, उनका प्रॉब्लम तुरंत रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो इन्वर्सली और आपके स्क्वायर के हिसाब से वैरी कर रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स लीनियर वैरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर फोर्स वैरी कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से। इसलिए आप इसे सेंटर चार्ज मानकर, यानी हाफ मानकर नहीं लगा सकते कि यहाँ पर लैम्डा एल है और लैम्डा एल बाई 2 मान के सेंटर से लगाए, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, लैम्डा एल बाई 2, ऐसा उनका मन करता है। ठीक है, तो पता चला पूरा चार्ज लैम्डा एल है, उसका लैम्डा एल बाई 2 मानकर हमने उसे बिल्कुल सेंटर पे रख दिया, या नहीं लैम्डा एल, ठीक है, सही है, सही, लैम्डा एल मान के कुल मिला के ऐसा अप्रोच किया कि लैम्डा एल मान के बिल्कुल सेंटर पे रख दिया और लगा दिया, तो तुरंत प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटर नहीं मान सकते, रीजन ये है कि आपका ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो वैसे ये अप्रोच आपका रॉन्ग हो गया। सही अप्रोच क्या होगा, देखिए सही अप्रोच ये होगा कि हम पॉइंट चार्ज क्यू से, हमारा ये चार्ज सिस्टम है प्लस 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 जो है, हम इसमें x डिस्टेंस पर, ठीक है, dx का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लें, क्योंकि फोर्स हमारा डिस्टेंस के हिसाब से वैरी कर रहा है। फोर्स कैसे वैरी कर रहा है, 1/r स्क्वायर के हिसाब से। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं फोर्स चेंज हो जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमें एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, यहाँ से तो a डिस्टेंस पर था ही ये पहले से, ठीक है, और हमने यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप dx लिया। अब ये स्ट्रिप इतना छोटा है, ये जो dx स्ट्रिप हमने लिया है
ये जो dx स्ट्रिप हमने लिया ये इतना छोटा है कि इस स्ट्रिप पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इस स्ट्रिप के लिए जो भी फोर्स लगेगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, उसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, dx है, तो इसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। और इस स्ट्रिप पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस dx स्ट्रिप पर चार्ज कितना होगा, तो देख लीजिए चार्ज ऑन स्मॉल स्ट्रिप dx, चार्ज ऑन स्मॉल स्ट्रिप dx कितना हो जाएगा। देखिए पूरे पे 1 मीटर चार्ज के लिए जो चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज की वैल्यू हो गई उसे मान लीजिए मैंने क्यू डैश से दिखाया, तो उसकी वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू dx, ठीक है। तो स्मॉल स्ट्रिप जो है इस पे जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx, लैम्डा हो गया 1 मीटर पे चार्ज, तो dx मीटर पर कितना चार्ज, तो लैम्डा इंटू dx, तो ये हो गया हमारे स्मॉल स्ट्रिप पर चार्ज की वैल्यू। अब इस पे फोर्स क्या होगा, मान लीजिए df होगा जो कि बहुत कम होगा इसलिए हमने df से दिखाया, df इक्वल टू 1/4πε0 हो गया q1 q2, तो q हो गया q डैश हो गया अपान दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से df की जो वैल्यू आई वो 1/4πε0 q डैश की मैंने वैल्यू रख दी लैम्डा dx अपान, ठीक है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको एक जगह करिए, क्या क्या कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है अपान 4πε0, क्या क्या वैरी कर रहा है आपका dx, ठीक है, अपान a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए भी वैरी करेगा क्योंकि x आपका वैरी कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वो वैरी करेगा, तो फाइनली dx अपान ax का स्क्वायर, और ये हो गया df। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक हमारा चार्ज सिस्टम है, इस पॉइंट से लेकर जो हमारा चार्ज सिस्टम है इस पॉइंट तक है, जो हमारा लेजर जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका चार्ज है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो a है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो a प्लस एल होगी। तो हमारा जो लिमिट हो गया वो पॉइंट a से लेकर a प्लस एल तक हो गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा फोर्स हो जाएगा, जब हम df को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट फोर्स f आ गया इक्वल टू q लैम्डा अपान 4πε0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/a प्लस एक्स, ये आ गया, यहाँ पर हो गया a और यहाँ पर हो गया a प्लस एल, ये आ जाएगा। अब देखिए फिर आ गया आपका 1/4πε0 q लैम्डा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं -1/a प्लस एल प्लस 1/a आ गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर देखिए फाइनली f इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 q लैम्डा, ब्रैकेट में एलसीएम कितना हो गया, देखिए ब्रैकेट में एलसीएम हो गया आपका a प्लस एल, ठीक है, तो एलसीएम हुआ a प्लस एल, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस से उधर जाएगा a प्लस एल, तो -a हुआ और a प्लस एल हुआ, फाइनली a से a कैंसिल, तो जो f होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 q लैम्डा एल अपान a ब्रैकेट में a प्लस एल, दैट इज आंसर, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा गया था ये आंसर आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, पूछा गया था प्रॉब्लम में कि फाइंड फोर्स, फोर्स बताना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किस पे, इस लाइन चार्ज पर, ठीक है, लाइन चार्ज की डेंसिटी दी गई थी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो मैंने बताया कि आप सेंटर चार्ज मानकर इसको नहीं लगा पाएंगे कि लैम्डा इंटू एल कर दें और फिर उसका हाफ लेके या सीधे सेंटर पे लगा के हम फाइंड कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लीनियर ना वेरी करके आपका स्क्वायर के हिसाब से कर रहा है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r
आर स्क्वायर है। यहाँ जो फोर्स का वेरिएशन हो रहा है वो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो रहा है। तो आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पर वेरी, ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स का वेरिएशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब हमें क्या करना था, ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि हमारा लाइट पर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर जो आया, मैं पहले प्रॉब्लम को एक बार फिर से वेरीफाई कर दूं कि क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये था इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड रॉड था, ये बताना था, ठीक है। आपने फार्मूला लिखा, ओके, ये फार्मूला आपने ड्राइव किया, इतना आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कैरिंग कैरेक्टर I2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा सेकंड प्रॉब्लम जो था वो आपका यहाँ पर था, ऐसे आप कर लेंगे, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ओके, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम की बात हम करेंगे कि क्या है प्रॉब्लम में, ओके। प्रॉब्लम है कि एक माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क एट द बॉटम, ठीक है। ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क एट द बॉटम ऑफ ए बीकर, ठीक है। हमारे पास एक बीकर है और इसके बॉटम पर कोई मार्क है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ बताया नहीं, ये इसको अभी मानेंगे नहीं आप, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, तो दिख रही थी, लेकिन हमने जब इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखने लगे, हमने इसके फोकस को, माइक्रोस्कोप के फोकस को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। कितना ऊपर किया? 1.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो मार्क है वो नहीं दिख रहा है। तो अब ये मार्क दिखे, इस मार्क को भी 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आना होगा। देखिए क्यों ऊपर आने पे दिखेगा, रीजन है। जैसे ऐसे आप मिला दीजिए, ऐसे एक लाइन गई, एक लाइन आपकी ऐसे गई, और यहाँ से आपको पता है कि डेंसर टू रेयर जा रही है तो थोड़ा सा ऐसे होगी, और उसको आप पीछे लाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका मार्क आएगा, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा? जब आप इसके अंदर पानी फिल करेंगे। आप इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको अगर फिल कर दिए, अगर आपने इसके अंदर लिक्विड को फिल किया या इसके अंदर लिक्विड फिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो रे चल रही है, यहाँ से जो रे जाएगी, ये रे जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ जाने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और पीछे बढ़ाने पे आपको यहाँ पर इमेज दिखेगा, ठीक है। तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर से ही ऊपर आना चाहिए। ये भी आपका 1.5 सेंटीमीटर से ही ऊपर आना चाहिए। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि जैसे आपका ये बीकर है, आप अभी यहाँ से देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप फोकस थे, देख रहे थे, ये मार्क आपको दिख रहा था, लेकिन आप 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर चले गए, 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर चले गए तो आपको अब मार्क नहीं दिख रहा है। तो ये मार्क दिखे उसके लिए इस पॉइंट को भी ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन कब ऊपर आएगा? जब हम इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरेंगे। तो हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, चलिए हमने इसके अंदर फिल कर दिया लिक्विड। अब लिक्विड फिल करने से क्या होगा? अब लिक्विड फिल करने से ये होगा कि यहाँ से एक रे मूव करेगी, ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसे गई, और ये हो गया आपका नॉर्मल, और रे यहाँ से ऐसे एक्सपेंड करेगी, जिसको आप जब पीछे की तरफ इनलार्ज करेंगे तो ये थिकनेस आपकी बढ़ जाएगी। देखिए अब इमेज कहाँ आने लगा? यहाँ। तो जो मार्क पहले यहाँ बनता था अब वो मार्क यहाँ बनने लगा। तो यानी आपका मार्क भी ऊपर उठ गया। लेकिन कितने से हमें इसको ऊपर करना है, राइज करना है? 1.5 सेंटीमीटर से ही। हमें इतना वाटर इसमें फिल कर देना है कि ये 1.5 सेंटीमीटर से राइज कर जाए, तो ही हमारा ये जो फोकस 1.5 मीटर ऊपर किया गया, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर जो फोकस ऊपर किया गया है उसका इफेक्ट नहीं होगा और हमें फिर से वो मार्क दिखने लगेगा। तो अब क्या करें? क्या होता है फार्मूला? तो देखिए इसके लिए हमें पता है फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है D इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, D इक्वल टू जो आपका सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है T 1 - 1/μ, ठीक है। D क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। D होता है, देखिए इस फार्मूले के बारे में भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि जैसे आप वाटर फिल किए हैं, ठीक है, और कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक, तो अब यहाँ से जो रे चलती है मूव करेगी, वो कुछ ऐसे गई और वो रे फिर ऐसे एक्सपेंड हो गई।
उसको आपने पीछे फिल किया तो यहाँ पर कुछ बना, तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, इसको बोलते हैं अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। ये ओरिजिनल डेप्थ थी। अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट से ऊपर से बिल्कुल सरफेस से वाटर के, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ थी ओरिजिनल डेप्थ थी, ठीक है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ आएगी ये अपीयरेंट डेप्थ होगी। और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थिकनेस क्या हुआ, थिकनेस हमारा जो टी है ये होता है कि कितना वाटर फिल्ड किया गया है। और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, ठीक है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम जो कि इस बीकर में पोर्ड किया गया है। तो फार्मूला हो गया D = T1 - 1 अपान म्यू, ठीक है। डी हमें ऑलरेडी दिया गया, जो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट दिया गया वो देखिए, सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, तो मैंने रख दिया 1.5 सेंटीमीटर। कितना वाटर पोर्ड करना है वही इसका थिकनेस होगा, ठीक है। कितना वाटर पोर्ड करना है, टी उसी की हाइट है, टी जो है कितना वाटर पोर्ड करना है उसकी हाइट है, तो वो मुझे फाइंड करना है तो मैंने टी मान लिया, ठीक है। फिर कितना हो गया 1 - 1 अपान म्यू, म्यू हमें दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए हमें ए म्यू डब्ल्यू के रूप में दिया गया। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 4/3, तो मैंने यहाँ पर 4/3 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 1.5, यहाँ से आ गया टी, सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/4, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 1.5 टी 1 4 एलसीएम हो गया, यहाँ आया 4 - 3, फाइनली 1.4 इक्वल टू हुआ टी इंटू 1/4। तो यहाँ से t इक्वल टू हो गया 4 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 4 में, तो t हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी 6 सेंटीमीटर तक अगर आप इस बीकर में 6 सेंटीमीटर तक वाटर फिल कर देंगे तो जो सेंट्रल डिस्प्लेसमेंट है वो 1.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और उसकी वजह से अगर आप अपने माइक्रोस्कोप को 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर उठाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी समय आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जा रहा है, तो अभी भी आपको माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ओके, थैंक यू।